तो हम लोग ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम लोग सिस और ट्रांस किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा हो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के बाद भी हम उसे सिस और ट्रांस के फॉर्म में नहीं बोल पा रहे हो, तो उस केस के लिए एक नया नॉमेनक्लेचर आया जिसे हम लोग ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। देखते हैं ये क्या है। बोला गया इन केस ऑफ ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट्स एल्कीन ए न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ई, जिसे एंटीगेन बोला गया जिसका मतलब होता है अपोजिट, एंड जेड मतलब जुसामिन बोला गया जिसका मतलब होता है टुगेदर, आर यूज्ड। क्या मीनिंग है इसका, इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई इस तरह से है, वो कोई ए है, कोई बी है, सी है और ये डी है, क्योंकि ट्राई और टेट्रा के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि अगर ए बी ये भी है, ए बी ये भी है, तो हम तो वो पुराना केस डिस्कस कर चुके हैं जो सिस और ट्रांस के फॉर्म में होगा। अब अगर हम इस तरह से देखें, अब ये बताएं कि यहाँ पे B की प्रियोरिटी, यानी हम बात करें कि B इज ग्रेटर देन A, और साथ में ये देखें D स्मॉल d इज ग्रेटर देन C, ये किस मामले में ये ग्रेटर है? प्रियोरिटी B की प्रियोरिटी A से ज्यादा है, D की प्रियोरिटी C से ज्यादा है, तो ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं? टुगेदर हो रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं टुगेदर का सेंस क्या है वहां पे? टुगेदर का सेंस होता है जूसामैन अगर हो रहे हैं तो जूसामैन को क्या लिखेंगे? जेड से, इसे पढ़ेंगे जेड आइसोमर, जेड आइसोमर। अच्छा, जेड आइसोमर बताते ही क्या ई आइसोमर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है? जेड आइसोमर बताते ही क्या ई आइसोमर अपने आप फिक्स हो जाता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? जैसे सिस के आते ही ट्रांस हम बता पाते थे, फिर पुराने वाले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में अगर हम लोग सिस बना लेते थे तो ट्रांस कैसे बनाते थे? किसी एक को स्विच कर देते थे, सी को नीचे ले आए, डी को ऊपर ले गए, या फिर बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग जेड आइसोमर बना लिए हैं तो इसका ई आइसोमर बना पाएंगे? कैसे बना पाएंगे? किसी एक को स्विच कर दीजिए, यहाँ पे डी ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे सी नीचे कर दीजिए, यहाँ पे जैसे है वैसे बना रहने दीजिए, यहाँ पे जैसे है वैसे बना रहने दीजिए। अभी भी प्रियोरिटी, और क्योंकि वही है, प्रियोरिटी नहीं बदलेगी, तो प्रियोरिटी ऑर्डर में जो सीनियर था यहाँ पे वो वही है, लेकिन इस बार उसका अरेंजमेंट बदल गया। ये कहाँ पे हो गए? अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए। अच्छा, अगर ये अपोजिट हो गए, अपोजिट के लिए क्या पढ़ा हम लोगों ने? अपोजिट के लिए देखिए यहाँ पे ई पढ़ा है, एंटीगेन पढ़ा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ई आइसोमर पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे ई आइसोमर पढ़ेंगे। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। किसी डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट जो दो वैलेंसी है उसमें जो हायर प्रियोरिटी ऑर्डर वाला होगा उसे हम लोग अलग कर लेंगे, मतलब उसे मार्क कर लेंगे। दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएंगे, उन दोनों में जो हायर प्रियोरिटी वाला होगा उसको मार्क कर लेंगे। अगर वो जो दोनों मार्क किया वो साथ साथ आ रहे हैं तो उसे हम जेड आइसोमर बोल रहे हैं। अगर वो दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं तो उसे हम ई आइसोमर बोल रहे हैं। आई होप बात यहां तक पहुंच रही होगी। अब हम रूल पढ़ने वाले हैं। किसी के दिमाग में आ प्रियोरिटी प्रियोरिटी आप बोल रहे हो, किस बेसिस पे हम प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे? हाँ, उसी पे हम लोग आ रहे हैं। सीक्वेंस रूल लिखने वाले हैं प्रियोरिटी डिसाइड करने के लिए। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं सीक्वेंस रूल फॉर डिटरमाइनिंग प्रियोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहला रूल इसका है, हायर एटॉमिक नंबर गिव फर्स्ट प्रियोरिटी। हायर एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रियोरिटी। जैसे हाइड्रोजन्स की बारे में बात करें तो आयोडीन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसको फर्स्ट प्रियोरिटी, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। अब हम बात करते हैं इसे यूज करने का कि कैसे हम लोग यूज करेंगे इसमें प्रियोरिटी वाला। अब इन्हीं चारों को मैंने ले लिया क्योंकि हमने अभी अभी इसको सीखा तो इसी को हम लोग अप्लाई किया। अब हम इस देख रहे हैं इस डबली बॉन्डेड कार्बन में, इस डबली बॉन्डेड कार्बन में अगर आप देखें तो दो एटम लगे हुए हैं,
इस डबली बॉन्डेड में कौन कौन से, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन। अच्छा, क्या फ्लोरीन क्लोरीन में आप बता पाएंगे हायर एटॉमिक नंबर किसका है? हायर एटॉमिक नंबर कितना है? ऑब्वियसली क्लोरीन। तो क्लोरीन को हमने मार्क कर लिया कि भैया इन दोनों में क्लोरीन हायर एटॉमिक नंबर का। अब ब्रोमीन और आयोडीन में, अभी आपने देखा ब्रोमीन और आयोडीन में, आयोडीन ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो दोनों मार्क किया हम लोगों ने, ये क्या आप देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं दोनों प्रायोरिटी जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? टुगेदर आ रहे हैं। अच्छा, टुगेदर के लिए आपने कौन सा आइसोमर पढ़ा है? टुगेदर के लिए कौन सा आइसोमर पढ़ा है? जेड आइसोमर पढ़ा है। बिल्कुल सही, जेड आइसोमर पढ़ा। यानी ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जेड आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, जेड बन रहा है, जरा देखिए उसी का क्या ये ई है? अभी भी प्रायोरिटी वही है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हमने पलट दिया है इसका। ब्रोमीन को ऊपर कर दिया, सॉरी आयोडीन को ऊपर कर दिया, ब्रोमीन को नीचे कर दिया। तो ये जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स थे ये कहां पे आ गए? ये अपोजिट आ गए, ये अपोजिट आ गए। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ई आइसोमर पढ़ेंगे। तो इसी से मिलते जुलते बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने आपको यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिख लिया, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, कुछ भी रैंडम में ले लूं और मैं पूछूं आपसे इन दोनों के आप कॉन्फ़िगरेशन बताइए। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। मैंने ऐसे ही रैंडम अरेंजमेंट लिख दिया और मैंने कहा भैया अब मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जेड कॉन्फ़िगरेशन में है ये या ई कॉन्फ़िगरेशन है? इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, जेड है या ई है? आप हमें बता दीजिए। मैं नहीं पूछ रहा हूं इन दोनों में रिलेशन क्या है, अलग अलग मैं पूछ रहा हूं कि इसमें बताइए क्या है। अब ये जरा देखिए, इसमें इन दोनों में बता पाओगे हायर प्रायोरिटी कौन है? किसी ने कहा सर क्लोरीन बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से, क्लोरीन और ब्रोमीन से सर ब्रोमीन बहुत ज्यादा। अब भैया ये तो आप देख ही पा रहे हो ना, दोनों अपोजिट है। अगर ये दोनों अपोजिट है तो कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म है ई आइसोमर का, ये फॉर्म है ई आइसोमर का। जरा इसको देख के बताओ, फ्लोरीन और ब्रोमीन का, फ्लोरीन और ब्रोमीन का भैया ब्रोमीन ज्यादा है, क्लोरीन और आयोडीन का, क्लोरीन आयोडीन में आयोडीन ज्यादा। कैसे हो गए? साथ साथ हो गए। और साथ साथ के लिए क्या आप पढ़ते हो आप? जेड आइसोमर। तो यानी ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने का जो पहला रूल है वो हायर एटॉमिक नंबर गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, अब दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा सीक्वेंस रूल कहता है हायर एटॉमिक मास या मास नंबर गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आइसोटोप्स दिए गए हों, इन आइसोटोप्स के केस में हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, दोनों बात एक ही जैसा है, जिसका ज्यादा उसे प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। जैसे आपने देखा गया 1s3 का सबसे ज्यादा, जैसे मतलब ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम में ट्राइटियम का सबसे ज्यादा देंगे। क्लोरीन का 37 और 35 में क्लोरीन 37 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग अप्लाई करें तो कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हो और एक डबल बॉन्ड से क्लोरीन 35 लगाओ और क्लोरीन 37 लगाओ, अब कैसे प्रायोरिटी देंगे? अब ये दोनों आइसोटोप्स हैं। इन आइसोटोप्स में बोला गया कि भैया हाइड्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी मास नंबर की वजह से ड्यूटेरियम का देंगे, क्लोरीन 35 से ज्यादा क्लोरीन 37 देंगे, और ये दोनों हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ रहे हैं, इसकी वजह से सेम साइड को क्या लिखेंगे? जेड आइसोमर। और भी अच्छी बात, अगर आप जेड आइसोमर लिख सकते हैं तो किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को स्विच कर दीजिए। इस बार अगर मैं ड्यूटेरियम को ऊपर कर दूं और क्लोरीन के पोजीशन में चेंज ना करूं, जैसे वैसे बने रहे, तो अभी आप देख रहे हैं ड्यूटेरियम और क्लोरीन 37 अपोजिट साइड आ गए, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ई आइसोमर। तो ये तो दूसरा सीक्वेंस रूल हो गया कि अगर प्रायोरिटी देना हो हमें आइसोटोप्स का तो एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, तीसरे सीक्वेंस रूल पे वापस आते हैं। तीसरे सीक्वेंस बोला गया कि अब आइटम ना होके बैलेंसी के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हो तो फिर प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करेंगे? ग्रुप लगे हों, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मीनो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है, ये थायो या फिर मरकेप्टो बोले या थायोल बोले, बात एक ही है। ये एल्कोहल है तो ये थायो अल्कोहल है।
अगर इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, फिर कैसे बात करेंगे? तो बोला गया है इफ फर्स्ट एटम डिफरेंट, अगर पहला एटम डिफरेंट हो तो डिसाइड करना भी आसान होगा। सपोज दैट हमने इस तरह से लिख लिया, अब ग्रुप में लगाने वाला हूं इस बैलेंसी के साथ, लेट से हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे SH लगा दिया। हमने चार जो ग्रुप ऊपर हमने लिखे हैं उन्हीं चारों ग्रुप को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब हमें इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बताना है। जरा देखिए, इससे वापस आते हैं तो आप पूरे ग्रुप को कंसीडर नहीं करेंगे, पहले एटम को ही कंसीडर करेंगे। इसके पास आए तो पहले क्या मिला हमें? कार्बन मिला, और इससे आए तो क्या मिला? नाइट्रोजन। क्या कार्बन और नाइट्रोजन सेम है? नहीं, अलग अलग है। कार्बन और नाइट्रोजन अगर अलग अलग है तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम इसको अलग प्रायोरिटी दे सकते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में हम जानते हैं नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे भैया ये हायर प्रायोरिटी कंसीडर कर लिया गया। इसके पास जरा ये इधर से डायरेक्ट कौन लगा हुआ है? इस बैलेंसी से डायरेक्ट कौन सा लगा हुआ? OH, और यहाँ से क्या लगा हुआ है? SH। इससे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट सल्फर जुड़ा हुआ है। क्या अब आप ऑक्सीजन और सल्फर में प्रायोरिटी बता पाएंगे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सल्फर ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो सल्फर, अब ये दोनों किस क्या हो गए? साथ साथ हो गए, यानी टुगेदर हो गए। टुगेदर के लिए क्या लिखते हैं? जेड आइसोमर। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपसे इसी के एटम को मैं तेजी से अगर इसका अरेंजमेंट बदल दूं, अब मैं पूछूं कि एक ये नया स्ट्रक्चर है, इस नए स्ट्रक्चर में मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ई फॉर्म में ये है या जेड फॉर्म में है? अगर आपसे मैं पूछूं तो फिर से वही काम, क्या इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बता पाएंगे कौन सा प्रायोरिटी हाई ऑर्डर में हाई होगा? ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन। सल्फर और नाइट्रोजन में बता पाएंगे? सल्फर। अभी आप बता पाएंगे ये दोनों कहां पे हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट के लिए क्या होता है? ई आइसोमर। क्या होता है? ई आइसोमर। ये आपस में कौन से है? ई आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट किया गया है। तो ये होता है जब फर्स्ट आइटम, किसी ग्रुप का पहला आइटम ही अलग हो, तब ये रूल हम अप्लाई करेंगे। ओके, अब इसी ग्रुप्स में अगर दूसरे तरीके से हो, अगर आप बोला गया इफ फर्स्ट आइटम आर सेम, अभी तक ग्रुप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जब हर ग्रुप का पहला आइटम डिफरेंट था। अब दूसरा केस है इफ फर्स्ट आइटम आर सेम, मतलब उसी ग्रुप के प्रायोरिटी देने में जैसे ही हम उस बॉन्ड के साथ चलते जाएंगे तो पहला आइटम दोनों की तरफ सेम हो, इस केस में हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे मिथाइल है, मिथाइल को थोड़ा सा आप ओपन करके क्या ऐसे लिख सकते हैं? मिथाइल को आपने ओपन करके ऐसे लिखा, कार्बन लिख लिया और कार्बन से 3 जो हाइड्रोजन है उसको लिख दिया। सिमिलरली ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल से क्योंकि यही फ्री वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसी कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन को ऐसे लिखा। उस कार्बन से क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लिख लिया। फिर इस कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको आइसोप्रोपाइल देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगा हुआ, 2 मिथाइल लिख लिया और 1 हाइड्रोजन। फिर इसके साथ देखें 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तीनों मिथाइल लिख लिया। अब प्रायोरिटी देने के मतलब अगर आप देखें तो सबसे, अगर हर किसी के पास चलते हुए जाएंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा? हर किसी के पास पहले नंबर पे क्या आएगा? कार्बन। भैया हर किसी का एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रायोरिटी तो डिसाइड हो नहीं पाई। अब इसमें टाई रूल लगाते हैं, अगर फर्स्ट आइटम सेम हो जाता है तो अगले आइटम के पास जाते हैं, आइटम टू नेक्स्ट आइटम, फिर डिसाइड करते हैं कि प्रायोरिटी क्या होना। अच्छा, अब इस आइटम के नेक्स्ट आइटम पे आते हैं तो अगर दूसरा नंबर दें तो यहाँ दूसरे पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ दूसरे पे क्या है? कार्बन। यहाँ दूसरे पे क्या है? कार्बन। यहाँ दूसरे पे क्या है? कार्बन। ये बात तो भी समझ में आया कि ये अब इन तीनों में टाई हो गया। अब अगर फिर से अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसे तीसरा नंबर देंगे, इसे तीसरा नंबर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ तीसरा नंबर देंगे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ तीसरा नंबर देंगे, यहाँ पे भी कार्बन। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें? क्योंकि अब ये बात समझ में आ रहा है कि ये दोनों कैसे डिसाइड किया जाए। अब आखिरी पे आएंगे, 4 अगर ये आएगा
4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 क्या है, कार्बन। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पे भी कार्बन, 3 पे कार्बन और 4 पे कार्बन, यानी ये जो है प्रियोरिटी में सबसे सीनियर है। यानी नंबर 1 प्रियोरिटी में ये आएगा, नंबर 2 में ये आएगा, नंबर 3 में ये आएगा और नंबर 4 में ये आएगा। अगर ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं किसी डबली बॉन्डेड कार्बन से तो प्रियोरिटी इस तरह डिसाइड करेंगे। चलिए हम इसी को अगर एग्जांपल में यूज करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने कुछ ऐसे लिखा। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस फॉर्म में जो ये कंपाउंड लिखा है ये किस किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ई कॉन्फ़िगरेशन में या जेड कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले बस यही काम होगा कि इसमें प्रियोरिटी डिसाइड करें। प्रियोरिटी जरा डिसाइड करके देखेंगे, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास अगर आए तो कैसे, इससे जुड़े तो कार्बन पहुंच गए, इससे पहुंचे तो कार्बन मिला, इससे पहुंचे तब भी कार्बन मिला, तो भैया कार्बन कार्बन दोनों सेम हो गए। अब कार्बन के बाद नेक्स्ट आइटम के पास जाएंगे, इस कार्बन के पास गया तो हाइड्रोजन, इस कार्बन से नेक्स्ट पहुंचे तो एक कार्बन मिलेगा, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप इससे प्रायोरिटी में ज्यादा सीनियर है। अब यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे भी गए कार्बन, यहाँ पे लेकिन एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों कार्बन है, इसीलिए मैंने इन्हीं चारों ग्रुप को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी का है ऊपर वाले की कंपेयर में। तो ये इन दोनों में ये ज्यादा हो गया, इन दोनों में ये ज्यादा हो गया और ज्यादा प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ गए, तो इसे क्या बोल देंगे, जेड आइसोमर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल मैं और अगर लिखूं, अब जरा इसको देख के बताइए, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, इसको जरा आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ई में या जेड में। फिर से उसी डबली बॉन्डेड कार्बन को आपको देखना है। कार्बन के अबाउट जो ये 2 ग्रुप लगे हुए इनमें प्रायोरिटी आप आसानी से दे पा रहे होंगे। मिथाइल से ज्यादा सीनियर प्रायोरिटी का ये ग्रुप है आइसोप्रोपिल ग्रुप, और ये इथाइल से ज्यादा प्रायोरिटी वाला टर्ट ब्यूटिल ग्रुप नजर आ रहा होगा, इसे आप जानते हैं। तो इस बार प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड में है, तो इसीलिए इसे पढ़ेंगे ई आइसोमर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी के आगे थर्ड रूल पढ़ते हैं, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर ग्रुप्स में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो फिर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा गया है CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा गया है। अगर किसी भी डबली बॉन्डेड के अबाउट ये ग्रुप हो, किसी के डबली बॉन्डेड के अबाउट ये ग्रुप हो, किसी डबली बॉन्डेड अराउंड ये ग्रुप हो, तो इन तीनों में या फिर कोई 2 एक साथ हो, या ये साथ हो, या ये साथ हो, या ये दोनों साथ में हो, तो ये अगर दोनों साथ में आए किसी डबली बॉन्डेड कार्बन में, तो उन दोनों में प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देंगे, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसका तरीका क्या होगा, इस कार्बन को जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन इसको लिख लिया, और जो डबली बॉन्डेड है इसे 2 डबली बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से CH2 लगा हुआ तो 2 बार CH2 लिख लेंगे, और एक जो वहां पे वैलेंसी बची हुई उसको लिख लेंगे। यहाँ पे कार्बन लिख लिया, जो ये वाला कार्बन है उसको यहाँ पे लिख लिया, जो यहाँ कार्बन उसको यहाँ पे लिख लिया फ्री वैलेंसी वाला। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH है तो 3 टाइम्स CH लिख लेंगे। मैं रिपीट करता हूं, ट्रिपल ई बॉन्डेड कार्बन से CH लगा हुआ है तो फ्री वैलेंसी कार्बन एज इट इज, और 3 बॉन्ड से CH लगा हुआ तो उसको ओपन करके 3 बार CH लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, इस फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को ऐसे लिखा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो 3 टाइम्स नाइट्रोजन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इससे इधर आए तो क्या मिला, इसके इधर आए क्या मिला, कार्बन मिला, इधर आए क्या मिला, कार्बन मिला। मतलब इसको शुरू में देखे तो ये फर्स्ट हर जगह तो सेम है। अब सेकेंड पे आए तो यहाँ पे CH मिला, 2 मिला, यहाँ पे CH मिला, और यहाँ पे क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, आगे भी नहीं जा रहे, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कौन ज्यादा सीनियर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब जरा इधर आओ, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन अभी भी यही सीनियर है। हाइड्रोजन यानी दूसरा तीसरा इधर दे दिया, तीसरा इधर दे दिया और तीसरा इधर दे दिया। चौथा मतलब हाइड्रोजन कार्बन और ये नाइट्रोजन, यानी सबसे पहला अगर देखें थर्ड ऑर्डर ये आया, दूसरी प्रायोरिटी आई, फर्स्ट प्रायोरिटी है।
ध्यान दीजिएगा, पहला एटम सेम है सब में, बिल्कुल देख लिया। दूसरा एटम देखा कार्बन, दूसरा एटम देखा कार्बन, दूसरा देखा नाइट्रोजन। तो इन तीनों में पहले प्रायोरिटी आ गया। इन दोनों में देखना है, पहला इन दोनों में सेम, दूसरा इन दोनों में सेम, तीसरे में जरा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो ये आ गया सीनियर, तो इसको ले लिया बाद में इसको। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें देखना होता है। एक एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, E या Z। तो आप देखिए CN और CH डबल बॉन्ड CH2 में अभी हमने देखा CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आ गया। अब यहाँ पे CH3 और CN में, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, सेम, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो ये प्रायोरिटी ज्यादा। 3 कार्बन का मतलब यही, ऐसे आप तुरंत देखना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाला क्या आ गया, अपोजिट साइड आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, E आइसोमर हो गया। ये क्या हो गया, E आइसोमर हो गया। कुछ भी हो सकता है इसी तरीके से, यानी आपको अब चारों रूल के बारे में बेहतर जानकारी मिल गई होगी और आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट द E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ये 4 आपको अरेंजमेंट दिए गए हैं, नो डाउट ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। अब इन सब में आपको हर पर्टिकुलर अरेंजमेंट का E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। यानी अब आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड किस फॉर्म में है, E आइसोमर के या Z, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट E फॉर्म में है या Z। सिमिलरली इन दोनों का भी आपको अरेंजमेंट ही बताना है। जैसे कि अब जरा इसको देख के बताइए, ऑटोमेटिकली से आपको अपने आप ट्राई करना चाहिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ, कि आज फिर उसके बाद आप चेक करें कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे अब हम लोग वापस आते हैं, इन दोनों में अगर आप देखें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, पहला आइटम ही डिफर कर रहा है, सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो सल्फर हायर प्रायोरिटी का है, तो इसे फर्स्ट दे दिया। ओके, इसके पास आए क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन हायर प्रायोरिटी है, तो बिना सोचे ये समझ में आ रहा है कि दोनों सेम साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर है, Z आइसोमर, Z आइसोमर। सिमिलरली इसके पास आइए, इसके पास अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं ब्रोमीन लगा हुआ, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ, ये तो एटम है, एटम का एटॉमिक नंबर आपको 23 है, आप पता होगा ब्रोमीन है। इधर आया तो इधर आपने देखा ऑक्सीजन लगा हुआ, इधर आया तो कार्बन लगा हुआ। अब आपका पहला आइटम ही अगर डिफर कर गया तो आगे की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। अब यहाँ पे भी क्या सेम साइड आ गए, तो ये क्या हो गया, Z आइसोमर हो गया, Z आइसोमर हो गया। सिमिलरली इसके पास जरा आइए, इसके पास आए तो यहाँ कार्बन, यहाँ आए तो यहाँ कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, हायर प्रायोरिटी का हो गया, क्योंकि ये इतना सेम है, ये इतना सेम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो ये हायर प्रायोरिटी का हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप आएंगे तो कार्बन सेम प्रायोरिटी का है। नेक्स्ट एटम के पास जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी हायर प्रायोरिटी का है। फिर से ये हायर प्रायोरिटी सेम साइड, मतलब ये फिर से Z आइसोमर आ गया। इसके पास जरा ये, इसके पास अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं CO सेम, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, तो ये हायर प्रायोरिटी। इसके पास आ रहे हैं तो फिर से CO सेम, लेकिन यहाँ H है और यहाँ Cl है, तो यहाँ देख पा रहे हैं ये हायर प्रायोरिटी का है। इस बार ये अपोजिट साइड आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म है, E आइसोमर। इसी के साथ ये EZ आइसोमर्स का पार्ट खत्म होता है। यानी अभी तक हम लोग जो ये चेक कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एल्कीन, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक तो सिस ट्रांस सिमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा, जो हम लोग डाई सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल था, और हम ट्राई और टेट्रा के लिए हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हम सिस और ट्रांस नहीं असाइन कर पा रहे थे किसी कंपाउंड को, किसी अरेंजमेंट को।
तो हम उसके लिए एक नया नॉमेनक्लेचर सिस्टम आए जिसे हम लोग ई और जेड नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं। और उस ई और जेड नॉमेनक्लेचर में रेफरेंस में पीरियोडिक कैसे डिसाइड करते हैं इसको हम लोगों ने कंसीडर किया। उसके हम लोगों ने छोटे छोटे रूल्स पढ़े, उस रूल को कंसीडर करते हुए हमने बहुत सारे कंपाउंड्स का ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख लिया। अब उसी के ज्योमेट्रिकल आइसोमर का दूसरा पार्ट पे हम लोग वापस आते हैं जो साइक्लोएल्केन में हम लोगों ने सीखा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। आपको याद होगा 5 पार्ट हम लोगों ने शुरुआत में ही क्लासिफाई कर लिया था कि 5 तरह के कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ने वाले हैं। एक एल्कीन में, दूसरा साइक्लोएल्केन में, तीसरा ऑक्सिन में, चौथा एजो कंपाउंड में और फिफ्थ एलीन में। तो पहला वाला हम लोगों ने कवर कर लिया है, एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे करते हैं। अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे यार रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है। अब यार ये दोनों कार्बन को अगर आप पकड़ो, इन दोनों कार्बन को, तो अब ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा दोगे, फ्री फॉल करा दोगे, ऐसे फ्री घुमा दोगे, एक को रोक के इसको पकड़ के पूरा घुमा दोगे, नहीं। रिंग के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब फ्री रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पढ़ सकते हैं। तो जरा देखिएगा वही तरीका है, अगर इसके अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो इसके अबाउट जो ग्रुप्स लगे हैं उनका अरेंजमेंट भी बदलेगा, तो कंपाउंड बदलेगा। यहाँ पे यार एक बात अभी भी वो वैलिड है जो हम लोग कर रहे थे कि A नॉट इक्वल टू B। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों केस के लिए A नॉट इक्वल टू B हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर A और B सेम हो गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। अब फिर से बातें, क्योंकि आप पुरानी जैसी है तो एक जैसी यहाँ पे हम लिखेंगे, ये दोनों सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म बोला जाएगा, यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड है तो इसे ट्रांसफॉर्म बोला जाएगा। फिर कोई बोले सर ये कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब क्योंकि हमने शुरुआत में काफी डिस्कस कर लिया है तो परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे ये बी और यहाँ पे ए और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर नीचे जाने से स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली कोई आपसे पूछे ये HCH3H, क्या ये? अरे नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए। सिमिलरली जैसे ये दोनों सेम सेम थे तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। यानी डबली बॉन्डेड के अबाउट जैसे हम ग्रुप अलग अलग होते थे, एटम अलग अलग होते थे, यहाँ पे रिंग कार्बन के अबाउट ग्रुप्स या एटम अलग अलग होने चाहिए। अगर किसी रिंग कार्बन के अबाउट सेम ग्रुप हो रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, या सेम एटम हो रहे हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? अब इतना आइडिया आपको हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने एल्कीन में यही बात डिस्कस किया है कि अगर सेम हो जाएगा तो उसके अरेंजमेंट बदलने से स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बदलेगा तो हम उसके आइसोमर के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने और टिक किया है, इसमें चेक करेंगे। फिर से आपको वही देखना है, रिंग कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप अलग अलग है, दोनों ग्रुप अलग अलग है। अब ये दोनों सेम साइड वाले कंसीडर करेंगे तो इसे सिस फॉर्म में, अगर अपोजिट साइड कंसीडर करेंगे उसे ट्रांस फॉर्म में। अब सिस और ट्रांस के लिए अब इसका नाम भी लिखने के लिए तरीका आपको पता होगा। अब अगर सीधे लिखना होता तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कंसीडर करते हुए चलेंगे। इसमें लिखेंगे सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या लिखेंगे? इससे पहले ट्रांस इसे कंसीडर करेंगे। इसमें ट्रांस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे रिंग कार्बन के अबाउट यहाँ पे जो ग्रुप्स एटम्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें भी आप कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही इसे असाइन कर सकते हैं, इसे सिस आइसोमर में और इसे ट्रांस आइसोमर।
फिर से जरा चेक करके बताइए कि ये कंपाउंड भी हम सिस या ट्रांस में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इस रिंग कार्बन के अबाउट अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन तो बिल्कुल आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस रिंग कार्बन के अबाउट यहाँ दोनों के दोनों क्लोरीन बिल्कुल सेम है। तो ये भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, तो इसके अरेंजमेंट को हम बदल के लिख नहीं सकते। आई होप आपको बात स्पष्ट हो रही होगी। किसी का कहना है सर कि अगर आप हमेशा 3 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग, हाँ बिल्कुल 4 मेंबर की रिंग भी आप कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से, यहाँ पे H कर दूं, यहाँ पे H कर दूं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब ये देखिए दोनों CH3 सेम साइड है, तो इसे क्या बोलेंगे? सिस 1, 2, 3, 1, 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ रहे हैं आप? जरूरी नहीं वो 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, 5 मेंबर का भी हो सकता है, 6 मेंबर का भी हो सकता है। रिंग के मेंबर होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। CH3, CH3, H, जैसे ये आ गया। अब ये 1, 2, फिर से ध्यान दीजिएगा, H एक सेम साइड है, तो यहाँ भी नाम से पहले सिस लगा सकते हैं। 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रिंग कार्बन के अबाउट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे चेक करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। इसको आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, किसी को अगर लिखना हो तो आप थोड़ा सा आपको फीलिंग आए तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ऐसे आप H यहाँ दिखा दीजिए, CH3 यहाँ दिखा दीजिए, CH3 यहाँ दिखा दीजिए, ऐसे इसको सिस में। अच्छा अगर इसे सिस लिख दिया तो ट्रांस को भी आसानी से बना पाओगे, इसको ट्रांस को भी आसानी से बना, किसी एक के अरेंजमेंट को आप बदल दीजिए, यहाँ CH3 बाहर कर दीजिए, H अंदर कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि इस रिंग कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो इसे सिस आइसोमर बोल दीजिए। यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड है इस रिंग कार्बन के अबाउट, तो इसे क्या बोल देंगे? ट्रांस आइसोमर बोल देंगे। इसी अरेंजमेंट को एक और तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि उसे आजकल वही ट्रेंड में है, इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखा जाता है CH3 एंड CH3। यहाँ पे आपको H रिप्रेजेंट नहीं किया गया, यहाँ पे H शो नहीं किया गया, लेकिन जो 2 मिथाइल शो किए गए एक अलग बॉन्ड से शो किए गए, इसे सॉलिड बेस बोलते हैं। सॉलिड बेस बोलते हैं। बस नेक्स्ट अगला ऑप्टिकल आइसोमर में है, उसी पे हम लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। ये दोनों सॉलिड बेस पे है, एक ही प्लेन में है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही बेस पे है, तो इसका मतलब नो डाउट कि ये दोनों एक ही तरफ है, एक ही साइड में है। अगर एक ही साइड में है तो ये बात समझ में आता है, ये कौन सा है? सिस आइसोमर है। ये दोनों क्या है? सिस आइसोमर है। अच्छा इसी को यार एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। वो कौन सा तरीका है? अगर क्या अभी यहाँ पे दोनों सेम साइड है, डैश सॉलिड बेस पे है, क्या इसको डैश बेस पे हम मेंशन कर सकते हैं? जरा देख के बताइए, क्या हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं? ऐसे? कोई बोला बिल्कुल सर कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक तरफ है जो कि सॉलिड बेस पे है, तो क्या ये दोनों भी एक तरफ नहीं होंगे जबकि दोनों डैश बेस पे हैं? बात पहुंच रही है नहीं? बात पहुंच रही कि नहीं? भैया ये भी सिस है। इसे डाइजेस्ट करने का प्रयास करें। मैंने क्या बोला? अब इस बेस का मतलब क्या है ये हम बताते हैं। ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है बॉन्ड का, ये बॉन्ड का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी हम लोग ये बोर्ड क्या है 2D प्लेन में है, हम 3D में जब पढ़ेंगे तो हम इसी दोनों बॉन्ड लाइन का सहारा लेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बताता है कि बॉन्ड एबव द प्लेन, अगर आप इस बेंजीन रिंग को मैं बोलूं कि बेंजीन रिंग ऐसे है, तो जो ये सॉलिड बेस है ये आपकी तरफ है, ये दोनों आपकी तरफ है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर। सॉलिड बेस एबव द प्लेन ऑफ पेपर। डैश बेस का मतलब क्या है? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ये बोर्ड कोई प्लेन ऑफ पेपर है या बोर्ड के फ्रेम में हम बात करें, तो ये बेंजीन
ये जो सॉरी साइक्लोहेक्सेन के बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ये दोनों अंदर की तरफ है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, भैया ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों क्या है, सिस आइसोमर है। दोनों के दोनों क्या है, सिस आइसोमर है। ध्यान रखना इस बात में, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये जेई या नीट या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो जेई के लिए चाहे नीट के लिए, इस तरह का ट्रेंड में ज्यादा है। इस तरह से भी दिखा जा सकता है, लेकिन फैशन में आजकल यही दोनों है, पूछा जाएगा। तो ये दोनों सिस फॉर्म में है। फिर कोई पूछा सर ट्रांस वाला, आपने सिस तो बना दिया, ट्रांस का क्या है? ट्रांस का बेटा कुछ किस्सा इस तरह से है कि दोनों अलग अलग प्लेन में हो जाए तो क्या ट्रांस नहीं हो जाएगा? दोनों अलग अलग हो जाए क्या ट्रांस नहीं हो जाएगा? अलग अलग का मतलब एक को सॉलिड बेस पे रख दीजिए और दूसरे को डैश बेस पे रख दीजिए। जरा समझिए, एक आपकी तरफ है और एक बोर्ड के प्लेन के अंदर, एक बोर्ड के प्लेन के बाहर है, बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो क्या ऑटोमेटिकली ये दोनों अपोजिट नहीं हो गए? अपोजिट नहीं हो गए। एक बाहर की तरफ है और दूसरा अंदर की तरफ है, तो बिल्कुल यही वाला केस आया कि नहीं? एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो भैया ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया ट्रांस आइसोमर। ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ट्रांस आइसोमर दूसरा बनाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब उसी को मैं अलग अलग तरीके से लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को CH3 मैं ऊपर लिख सकता हूं, इसी CH3 को मैं नीचे लिख सकता हूं, प्लेन को मैं बदल सकता हूं, उसे ऊपर ला सकता हूं, इसे नीचे ला सकता हूं, लेकिन दोनों रहेंगे ट्रांस ही, दोनों ट्रांस ही रहेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का ये रिप्रेजेंटेशन है सर। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखा हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से। आपको पहचानना आना चाहिए। आजकल फैशन में है इन सब के क्वेश्चन को पूछे जाने का, तो पूछा जा सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू ओके। चलिए इसी सॉलिड और डैश बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितनी क्लियरिटी आपको आई है। बोला गया है सेलेक्ट सिस आइसोमर अमंग द फॉलोइंग। ये चार आपको कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कंपाउंड या कौन कौन सा कंपाउंड सिस आइसोमर्स है। कौन कौन से कंपाउंड सिस आइसोमर्स हैं, जरा इसे ट्राई कीजिए आप। पॉज द वीडियो एंड ट्राई। हो गया? हाँ, मे बी मोर देन ऑप्शन मे बी करेक्ट, ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग भी सोच रहे हैं ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। हो गया? चलिए देखते हैं यहां पे क्या देखा। इस कार्बन कार्बन के अबाउट देख रहे हैं, दोनों के दोनों ब्रोमीन सेम साइड है, दोनों के दोनों ब्रोमीन सेम साइड है, मतलब ये सिस आइसोमर नो डाउट। यहां पे अगर देखें, यहां भी डैश बेस पे है, लेकिन है तो सेम साइड दोनों क्लोरीन, भैया ये भी क्या है? ये भी सिस है। यहां पे जरा देखिए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, क्या ये भी सिस? क्या ये भी सिस? अरे मैं देख रहा हूं सबकी कॉपी में काफी लोगों ने इसे भी सिस बोल दिया है और इसे भी सिस बोल दिया गया। भैया ये गलत है, धोखा हो गया आपके साथ। ये दोनों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो ही नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर सो ही नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सर ये तो कैसे कह सकते हैं आप, अभी तो आप इन दोनों को सही कर दिया, इसको सही नहीं किया। अरे जरा इसको जरा ढंग से देखिए, इसमें आप देखिए जो आपको सॉलिड बेस में दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, सॉलिड बेस में दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, क्या हाइड्रोजन होना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? भैया यहाँ पे दो हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी होंगे तो हाइड्रोजन ही ना, होंगे तो हाइड्रोजन ही ना, क्योंकि इस कार्बन की चार वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आप इस पे भी दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम, इस पे भी दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम, ये कैसे हो सकता? ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अरे क्या वही कहानी यहाँ नहीं है? दो हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ छुपे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। छोटा सा आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपसे गलती बड़ी करवा सकता है आपके एग्जाम में।
तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ये दोनों शो कर सकेंगे क्योंकि यहाँ भैया 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होना भी चाहिए। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के तीसरे पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं, तीसरा पार्ट पे आ गए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्सिन। ऑक्सिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करते हैं, और अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।